जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। हमारे परिवार में कौन कौन रहता है, आप बता सकते हैं? आपके परिवार में कौन कौन है? जी हाँ, मम्मी हैं, पापा हैं, भैया हैं, बहन हैं, ठीक ना। जैसे हमारे पिताजी हैं, हमारे पिता हैं, वैसे ही सोचो जो राष्ट्र के लिए काम करता है वह क्या होता है? राष्ट्रपिता। क्या होता है? राष्ट्रपिता। अब इस क्लास में कौन कौन हमें विद्यार्थी बता सकता है कि राष्ट्रपिता क्या, राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? क्या राष्ट्रपिता का मतलब क्या होता है? किसे कहते हैं राष्ट्रपिता? जी हाँ, आपने सही जवाब दिया। राष्ट्रपिता यानी कौन? महात्मा गांधी, है ना। अब सोचो राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता का मतलब क्या? वह जो राष्ट्र का पिता है। क्या? वह जो राष्ट्र का पिता है, यानी वह कौन है? वह है बापू। बापू मतलब महात्मा गांधी, ठीक है, मतलब महात्मा गांधी। ओके, अब ध्यान दो बच्चों, एक शब्द हमने बोला ना, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सभी को पता है ना, हम कहते हैं ना कि राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता का मतलब महात्मा गांधी। अब सोचो इतना छोटा सा शब्द है और इसी को अगर विस्तार से लिखा जाए तो वह व्यक्ति जो राष्ट्र का पिता है। सोचो इतना बड़ा वाक्य, इसको सिमटा के हमने इतना में कर दिया, मतलब इतने लंबे वाक्य को हमने संक्षेप में लिखा। क्या? वह जो राष्ट्र का पिता है यानी राष्ट्रपिता। और जब किसी बड़ी पंक्ति को हम संक्षेप में लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मैंने इसके पहले आपको पिछली क्लास में क्या बताया था? जब कोई पंक्ति बहुत लंबी हो उसको संक्षेप में छोटा करके लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल आपने सही बताया, उसे कहते हैं समास। क्या बोलते हैं? समास। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था ना कि समास में क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद। क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद। कौन कौन विद्यार्थी बताए इसमें पूर्व पद कौन सा शब्द है? एक है राष्ट्र, एक है पिता। पूर्व पद मतलब पहले का पद। कौन सा शब्द है? ये जो राष्ट्र है, बिल्कुल आपने सही बताया, मोहन ने सही बताया है। जो राष्ट्र है ये क्या है? पूर्व पद। ठीक, राष्ट्र क्या है? पूर्व पद। ये पिता क्या है? उत्तर पद। क्या है? उत्तर पद। समझ गए ना? अब ध्यान देने वाली बात है, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में क्या बता दिया था कि कुछ ऐसे समास होते हैं जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, कुछ ऐसे समास होते हैं जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। आपने इसके पहले वाली क्लास आपने देखी है ना। आप बताओ कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, कौन सा ऐसा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, कौन सा ऐसा समास है जिसमें दोनों प्रधान होता है? बताओ। और कौन सा ऐसा समास है जिसमें दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता है, उससे संबंधित कोई तीसरा पद प्रधान होता है? अब खुद सोचो, खुद सोचो। राष्ट्रपिता, हमने क्या बोला? राष्ट्रपिता। आपका ध्यान किस पे चला गया? न नेशन पे गया, ना फादर पे गया, आपका ध्यान सीधा गया महात्मा गांधी पे। हमने कहा ना हमारे देश के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया, किसने? राष्ट्रपिता ने। तो राष्ट्रपिता मतलब महात्मा गांधी। मतलब पूर्व पद भी प्रधान नहीं है, उत्तर पद भी प्रधान नहीं है, राष्ट्रपिता। न राष्ट्र की बात हो रही है, न पिता की बात हो रही है, बात हो रही है महात्मा गांधी की। ओके, तो आप हमें बताइए वह कौन सा समास है जिसमें न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, उसमें क्या कोई तीसरा पद प्रधान होता है जिसको मतलब संकेतित किया जाता है, संकेत किया जाता है? कोई बता सकता है? बिल्कुल सीता ने सही जवाब दिया। उस समास का नाम है, क्या नाम है? उस समास का नाम है बहुव्रीहि समास। क्या? बहुव्रीहि समास। हमारे बच्चे आजकल बहुत अच्छे हो गए हैं, होशियार हुए हैं, जवाब खटाखट देते हैं। बहुव्रीहि समास कौन सा समास होता है? वह समास जिसमें न पूर्व पद प्रधान हो न उत्तर पद प्रधान हो, जबकि इससे निकलने वाला जो अर्थ होता है, जो भाव होता है, वह तीसरा पद प्रधान होता है। राष्ट्रपिता मतलब
न राष्ट्र की बात हो रही है, न पिता की बात हो रही है, बल्कि महात्मा गांधी की बात हो रही है। समझ गए ना? वैसे ही नीलकंठ, यहाँ न नील ब्लू की बात हो रही है, न कंठ की बात हो रही है। नीलकंठ कौन है? अरे जिसने विष पी लिया, कंठ नीला हो गया, वो है कौन? अपने डमरू वाले हर हर महादेव भोले शंकर। तो न नील न कंठ, भोले शंकर। क्लियर? जहाँ तीसरे की बात होती है वो क्या है? बहुब्रीहि समास। ठीक ना? तो इस तरह से आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास में मैं आपको ये भी बता दूं, इसके भी भेद होते हैं। कौन कौन ऐसा विद्यार्थी है जिसको पता है बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? तुरंत नीचे लिख के बताओ। ठीक ना? तो अब हम पढ़ने वाले हैं बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं तो देखो, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया बताओ। ऐसे ही आप जो साथी इंटरव्यू एंड डेमो क्लास की तैयारी कर रहे हैं, वे कहते हैं ना कि सर हम समास को कैसे शुरू करें, ऐसे ही शुरू कर सकते हो। अभी मैंने डेमो ही दिखा दिया, ऐसे शुरू करना, राष्ट्रपिता से ऐसे ऐसे शब्द बना के। ठीक है? तो इंटरव्यू आपका शानदार जाएगा, डेमो क्लास आपका शानदार जाएगा और टीचर तुरंत बन जाओगे। ठीक है? और इसके पहले मैंने, देखो मैं आपको बता भी दूं, क्योंकि बहुत जो हमारे कैंडिडेट्स सुन रहे हैं ना वीडियो को, वो सोच रहे हैं कि इसके पहले वाली वीडियो हमको नहीं मिली है। देखो ये जो समास है ना, समास के भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह जो वीडियो आज बनेगी बहुब्रीहि समास की 7वां भाग है। इसमें से भाग 2 को मैंने पब्लिक कर दिया है, शायद आप सबने देख लिया होगा। भाग आज जो अंतिम वीडियो है ये 7, इसको भी मैं पब्लिक कर दूंगा इसको। ठीक ना? और बाकी जो भी पार्ट्स हैं सारी वीडियो, ये जो हमारी जो इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी में करवा रहा हूँ, जो शाम को 8 बजे, कितने बजे? शाम को 8 बजे जो क्लास चलती है, पीएम साहब यहाँ पे हैं, पीएम साहब हैं, तो इसमें मैंने सारी वीडियो डाल दी है। और बहुत से साथी परेशान रहते हैं कि सर हम आपके कोर्स से कैसे जुड़े हैं। अरे भैया, मतलब कि गोली जैसे खेलते हैं ना बच्चे, वही इससे जुड़ना है। जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 63 93 74 44 74। ठीक ना? इस पे मैसेज करके या फ़ोन करके आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हो। अगर जुड़ते हो तो अब तक लगभग 40 वीडियो हो चुकी है। कितनी? 40 कक्षाएं हो चुकी हैं। सारे वीडियो आपको एक साथ प्रदान कर दी जाएगी। मतलब ये अपने आप को महसूस मत करना कि मैं तो पिछड़ चुका हूँ, सारी वीडियो मिल जाएगी। और हाँ, अगर मान लीजिए कि डीएसएसबी में या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी पीआरटी की तैयारी करना चाहते हो, तब भी उसकी भी कक्षाएं चल रही हैं। आप हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। और देखो ध्यान से सुनो, पढ़ाई मन ला के करना, समझे? परेशान होने से, हड़बड़ करने से सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक ना? और जो पढ़ता है वो मास्टर बनता है। क्योंकि मेरी 4 पंक्तियाँ याद आ रही हैं, सुन लो ध्यान से, कि पढ़ब लिखब तो डॉक्टर बनब, इंजीनियर बनब चाहे मास्टर बनब। पढ़ब लिखब भोजपुरी में बा कि पढ़ब लिखब तो डॉक्टर बनब, इंजीनियर बनब चाहे मास्टर बनब। आ ना पढ़ब तो जिंदगी भर गढ़े के परी घसिया। बात कहें साँचे सुनील चौरसिया, बात कहें साँचे सुनील चौरसिया। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आगे मैं इस लाइफ चेंजिंग वीडियो में बताने वाला हूँ बहुब्रीहि समास और आपके प्रश्नों के जवाब। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में हम समझेंगे क्या? इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक ऐसा समास जिसमें न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान होता क्या है? तो उससे संबंधित जो तीसरा पद बनता है, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा व्यक्ति जो एक विशेषण के रूप में एक शब्द आता है, वो प्रधान होता है। जैसे उदाहरण मैंने क्या दिया था? राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी प्रधान हैं, जो कि राष्ट्र और पिता। समझे ना? अब हम प्रकार की बात करेंगे। ठीक है? तो बहुब्रीहि समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार कितने होते हैं? बहुब्रीहि समास के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है? और देखो, जैसे बहुब्रीहि समास का प्रयोग संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी।
तो मान लीजिए आप हिंदी के विद्यार्थी हो या संस्कृत के विद्यार्थी हो या फिर A to Z किसी भी विषय के विद्यार्थी हो, ठीक, A to Z किसी भी, जैसे मान लो कि आप विज्ञान के हो, कोई परीक्षा दे रहे हो, वहाँ से भैया समाज से क्वेश्चन आता है। जो फर्स्ट पेपर होगा ना उसमें व्याकरण से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो वहाँ पे पूछता है, थोड़ा सा पानी पी लो, ठीक ना। तो समाज से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग बड़ी ध्यान से देखिएगा कि प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक ना। प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा सा मैं जो भी टॉपिक पकड़ता हूँ ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप मत कर पाओ। मैं चाहता हूँ थोड़ा समय दो, आप भी, मैं भी समय दूँ, बढ़िया से पढ़ाई हो, आराम से लिख लिख के पढ़ो। अब चलो, पहला कर्ता बहुव्रीहि समास, ठीक ना। कर्ता बहुव्रीहि समास फर्स्ट, मतलब कारक के आधार पर इसके भी भेद हैं। जैसे तत्पुरुष समास में मैंने बताया था ना, कारक के आधार पर भेद, वैसे यहाँ पर भी है। अभी मैं उदाहरण भी दूंगा, अभी दूंगा तुरंत। पहला हो गया, दूसरा सुन लीजिए, करण, करण बहुव्रीहि समास, ठीक ना। तीसरा सुन लीजिए, संप्रदान, बहुव्रीहि समास। चौथा, अपादान बहुव्रीहि समास। पांचवा, संबंध, संबंध बहुव्रीहि समास, ठीक ना। और छठवां, अधिकरण। अच्छा ये बताओ, अधिकरण के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, ठीक ना। अधिकरण कारक जो है उसमें कौन कौन शब्द आते हैं, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो तुरंत। अधिकरण बहुव्रीहि समास। ये भेद ईमानदार से बताना, ये भेद आपको पता है कि नहीं, पता है कि नहीं। अगर नहीं पता है तो ध्यान से लिख लेना, अगर पता भी होगा तब भी लिख लेना, क्योंकि लिखने से याद होता है, रिवीजन होता है, ठीक ना। देखिए, जो कर्ता बहुव्रीहि है उसका उदाहरण देखो। जैसे एक उदाहरण है कर्ता का, जितेंद्रिय, क्या, जितेंद्रिय। जीत ली हैं इंद्रियां जिसने, ठीक ना। जीत ली हैं इंद्रियां जिसने, इतनी लंबी पंक्ति, उसका क्या होगा, जितेंद्रिय। कुछ और भी वर्ड्स हैं उसको भी समझ लीजिए। जैसे विश्वजीत, जीत लिया है विश्व को जिसने, वह कौन है, विश्वजीत, ठीक ना। तो जिसने जीत लिया, जीतने वाला क्या है, कर्ता है, ठीक ना। तो यहाँ पे कर्ता कारक है, ठीक ना, इसलिए यहाँ पे कर्ता बहुव्रीहि समास होगा, ये समझ लीजिए। तो दो शब्दों को आप लिख लीजिए, जितेंद्रिय और विश्वजीत, ठीक ना। लिख दूं, आप कहोगे कि लिखते नहीं है गुरुजी, लिख दे रहा हूँ भाई, विश्वजीत, ठीक ना। जीत लिया है विश्व को जितने जिसने, वो कौन है, विश्वजीत, ठीक ना। अब देखो, करण बहुव्रीहि समास से संबंधित कुछ शब्द, जैसे मान लीजिए कृत कार्य, क्या, कृत कार्य, इसका समास विग्रह क्या होगा पता है आपको, कृत कार्य, यानी कार्य किया गया है जिसके द्वारा, ठीक ना। ये क्या है, कर्ण, ठीक ना। द्वारा, से, ये शब्द किस में आता है, कर्ण, कर्ण कारक के अंतर्गत आता है ना। तो कृत कार्य में क्या है कि कार्य किया गया है जिसके द्वारा, ये मतलब समस्त पद मैं नहीं लिख रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। कृत कार्य शब्द हो गया, ठीक ना। इसके साथ साथ दत्त चित्त, यानी दिया है चित्त जिसने, और संप्रदान बहुव्रीहि, एक होता है संप्रदान बहुव्रीहि समास। तो संप्रदान का मतलब पता है ना, जैसे ब्राह्मण को गाय दिया, तो जहाँ दान देने की बात हो, देने की बात हो, वहाँ पे क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। तो दत्त धन, दिया है धन जिसके लिए, एक शब्द देखो यहाँ पे थोड़ा सा शब्द आपको कठिन लगेगा, और जहाँ कठिन आता है ना तो वहीं पर मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक ना। शब्द देखिएगा,
समझना जरूर। दत्त धन, धन दिया है जिसके लिए, ठीक है, तो वो ब्राह्मण के लिए हो या किसके लिए हो, मतलब हमारा दिया है धन जिसके लिए, तो क्या मान लो ब्राह्मण, तो वो किसी और को संकेतित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, संप्रदान बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि का मतलब क्या है, किसी और को संकेतित करे, यही ना होता है। और शब्द देख लीजिए, जैसे यूपदारु, ये एक शब्द है यूपदारु। यूपदारु का मतलब क्या होता है, पता है आपको क्या होता है? यूपदारु का मतलब होता है यज्ञ स्तंभ के लिए काष्ठ, मतलब लकड़ी। किसके लिए? यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी। ओके, यहाँ पर भी क्या है, संप्रदान। अपादान का मतलब क्या होता है? अलग होना। क्या होता है? अलग होना। जैसे वृक्ष से पत्ता टूटकर गिर रहा है, तो वृक्ष से अलग हो रहा है ना, तो वहाँ पर क्या है कि अपादान हो गया। वैसे ही जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर भी मैं बता दिया। अब संबंध, संबंध बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि यहाँ रिलेशन की बात होती है, का, की, के, ये सब छिपा रहता है, ठीक है। जैसे पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, ठीक ना। पीताम्बर संबंध देखो, शब्द में बता रहा हूँ, पीताम्बर हो गया, ठीक ना। और शब्द है नंद नंदन, यानी कि वह जो नंद का नंदन है, यानी कृष्ण, ठीक ना। घन श्याम, वह जो श्याम यानी कि काले रंग का घन है उसके समान, तो वो कौन है? कृष्ण है, ठीक ना। सुधाकर, वह जो सुधा को संभव करता है, यानी चंद्रमा। तो इसमें क्या है? संबंध तत्पुरुष, संबंध बहुब्रीहि समास है। अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है? में या पर छिपा रहता है, ठीक ना। इसी के माध्यम से आपका वो तत्पुरुष समास भी रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अधिकरण बहुब्रीहि समास में, जैसे मान लीजिए कि राज रोग, रोगों में राजा, असाध्य रोग यानी अक्षमा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि पद्मनाभ, अधिकरण में, चलो इसमें मैं लिख ही दे रहा हूँ, क्या ही एक शब्द है पद्मनाभ। पद्मनाभ, इसको मैं आराम से इसलिए समझा रहा हूँ ना कि इसको आप समझ लोगे, तो अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन बन रहा है, देखो आप इंटरव्यू देने जाना तो ये मत पढ़ाना, ये पढ़ाने भर का टाइम ही नहीं है आपके पास, मैं खुल के बता रहा हूँ। लेकिन इंटरव्यूअर आपसे सब पूछ सकता है, क्या? इंटरव्यूअर आपसे ये सब पूछ सकता है। तो जैसे मान लो कि ये जो भी शब्द आ रहे हैं ना, ये संस्कृत से संबंधित हैं। अभी मैं हिंदी वाला बताऊंगा ना, तो आपको दनादन बताओगे, दनादन आगे करोगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि पद्मनाभ, वह जिसकी नाभि में पद्म है, यानी विष्णु। पद्म माने क्या होता है? कमल। समझिएगा बात को, क्या है? पद्म माने कमल, नाभ माने क्या होता है? नाभि। क्या होता है? नाभि, ठीक ना। तो वह जिसके नाभि में क्या है कि कमल है, वह जिसकी नाभि में कमल है, वह कौन होते हैं? विष्णु। वह जिसकी नाभि में कमल है वो कौन है? विष्णु। तो यहाँ पे क्या है? अधिकरण, अधिकरण बहुब्रीहि समास है। ये सब क्या था? ये सब संस्कृत से संबंधित है, ठीक है। अगर आपने संस्कृत पढ़ा है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे हिंदी को। ये सब क्या रहा? ये सब प्रकार रहा संस्कृत से, संस्कृत से, ठीक ना। ओके, अब हम पढ़ेंगे हिंदी से। हिंदी वाला ध्यान से देखिएगा। और अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हो तो अब मैं जो बताने वाला हूँ ना, ये आपके लिए वेरी वेरी मस्ट 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 इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। जैसे मान लें कि मैं उन शब्दों को लूँगा, जैसे मान लें कि अंजनी पुत्र, वह जो अंजनी के पुत्र हैं, ये आप खटाखट बताओगे। जैसे मान लो कि अब हिंदी का उदाहरण दूंगा, किसका? हिंदी से, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि दशानन, दशानन, वह जिसके पास 10 आनन, 10 मुख है, वह जिसके पास 10 मुख है, इतनी लंबी पंक्ति, यानी रावण। क्या? यानी दशानन, वह जिसके पास 10 आनन है, 10 मुख है, यानी रावण।
तो ना दस इम्पॉर्टेंट है, ना आनंद इम्पॉर्टेंट है रावण। ठीक, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। कुछ और वर्ड्स सुन लीजिए। जैसे बीपीसीएस में पूछा था महेश्वर, इसका समस्त पद में लिख दूं क्या, कहीं आपको दिक्कत ना हो, आप सोचोगे कि सर नहीं लिख रहे हैं। महान है जो ईश्वर, महेश्वर का समस्त पद क्या होता है? महान है जो ईश्वर, ठीक ना। यानी कौन है वो? डमरू वाले बाबा शिव भगवान, बोलो हर हर महादेव, ठीक ना। ये आता है कि चंद्रचूड़। अब आप बताओ, आपको मैं बता रहा हूँ, चंद्रचूड़ इसका समास विग्रह क्या होगा, ठीक ना। वह जिसके, बता दूं कि बताओगे आप? चलो आप बताओ पहले, फिर इसका मैं मतलब बताऊंगा, ठीक ना। चंद्रचूड़ का मतलब बताओ, फिर मैं बताऊंगा, ठीक ना। चंद्रचूड़, चलो चूड़ का मतलब क्या होता है यही बता दो। जैसे मान लो इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया कि चंद्रचूड़ में कौन सा समास है, आप कहोगे चंद्रचूड़ का मतलब ही नहीं जानता हूँ, ठीक है। ऐसे सोचोगे तब तक आपका टाइम निकल जाएगा। तो चंद्रचूड़ का मतलब होता है वह जिसके चूड़ का मतलब होता है सिर, वह जिसके चूड़ पर चंद्र है। आप बताओ, वह जिसके चूड़ पर चंद्र है वह कौन है? तो चूड़ का मतलब होता है सिर, क्या होता है? सिर। तो जिसके सिर पे चंद्र है वो कौन है? डमरू वाले शिव बोले, शिव जी हैं, ठीक है। ये होगा। ऐसे कुछ और शब्द हैं, सारा मैं नहीं लिखूंगा, नहीं तो लिखता ही रह जाऊंगा, आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 10 मुख मैंने बता दिया, 10 है मुख जिसके, यानी रावण यूपीएससी में पूछा था, ठीक है। एसएससी में पूछा था एक बार कि चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्र है पानी में जिसके, पानी माने क्या होता है? पानी ग्रहण, शादी में होता है ना पानी ग्रहण, तो पानी का मतलब वाटर थोड़ी, पानी का मतलब होता है हाथ। तो पानी, चक्र पाणी, किसके हाथ में चक्र है? बताओ कमेंट बॉक्स में, हिंट कर दिया हूँ, ठीक ना। रघुनाथ, रघु का नाथ है जो, यानी राम, ठीक ना। सूर्य पुत्र, सूर्य का पुत्र है जो, यानी कर्ण। देवराज, वह जो देवों के राजा हैं, यानी इंद्र। एमपीपीसीएस में पूछा था यह प्रश्न, एमपीपीसीएस में पूछा था सचीपति, वह जो सची का पति है, यानी इंद्र, ठीक ना। आरपीएससी में पूछा था कि चतुरानन, वह जिसके 4 आनन यानी मुख हैं, वह कौन है? ब्रह्मा, ठीक ना। ऐसे से कुछ और भी हैं। जैसे आरएस में पूछा था प्राप्तोदक, यानी प्राप्त है उदक जिसे, जिसका तर्पण हो गया हो, ठीक ना। हिमाद्री, जो हिम का आद्री है, आद्री का मतलब क्या होता है? पर्वत, यानी हिमालय। उसी हिमालय की बात हो रही है, जैसे हिमालय पर खड़ा होकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, ठीक ना, मैं खड़ा हूँ। तो एसएससी में पूछा था 2010 में कि जो हिम का आद्री है, यानी हिमालय, ठीक ना। आईएएस में पूछा था सबल, सबल में कौन सा समास है? क्या पूछा था? आईएएस में पूछा था सबल, ठीक ना। अब आप बताओ सबल में, तो अभी तो आपको पता है कि सबल वह जिसके पास बल है, वह क्या है? सबल है। तो इसमें क्या है? बहुब्रीहि समास। ये भी कई बार पूछ चुका है, आईएएस में पूछा था, ठीक ना। ऐसे से जैसे पतिव्रता, पतिव्रता में कौन सा समास है? पति ही व्रत है जिसका, यानी पतिनिष्ठ पत्नी विशेष, इसमें भी क्या है? बहुब्रीहि समास है, ठीक ना। इस तरह से देखो, अगर जैसे मान लिया कि जो हमसे जुड़ता है उसका मैं वेलकम भी करता हूँ, तो शॉर्ट में थोड़ा वेलकम मैं कर दूँ। जैसे मान लिया कि भूपेंद्र ठाकरे बालाघाट एमपी से हमसे जुड़े हुए हैं, रेशमा चौधरी कौशाम्बी से, रूपम पांडे प्रतापगढ़ से, मनोज कुमार गुरुग्राम से, विशाल जैन ग्वालियर से, प्रमीला मैडम हरियाणा से, और रजनी मैडम भी हरियाणा से। आप सबका हार्दिक स्वागत है, बेस्ट ऑफ लक। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा बहुब्रीहि समास को लेकर, ठीक है। अब देखो, आज समास समाप्त। अब मैं बताऊंगा कहानी कैसे पढ़ाएं, क्योंकि भाई साहब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ना कई बार आपने लिखा था
कि सर कहानी कैसे पढ़ाएं, रिपोर्टाज कैसे पढ़ाएं, निबंध कैसे पढ़ाएं। मतलब काव्य मैंने समझा दिया है, कहानी पे मैंने वीडियो बना के बता दिया है कि आप डेमो क्लास और इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हो। कहाँ कविता पढ़ाने के कारण अलग तरीका होता है, लहजा होता है, ठीक है, सस्वर विधि से पढ़ा सकते हो, मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे मान लो कविता पे हो गया है, ठीक है। अब कमेंट में आप भी बताइए कि आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए, ठीक है। जैसे आप ही का निर्देश, आप ही का मतलब सुझाव रहा ना कि सर समास पढ़ाइए, तो मैंने समास पढ़ा दिया। संदीप ने एक कविता लिखी थी, ठीक ना, मतलब समास पढ़ाने के लिए, मतलब उसमें रिक्वेस्ट का भी भाव था और अपनी मजबूरी भी उन्होंने दिखाया था कि सर प्लीज़ बना दीजिए। तो उनकी कविता इतनी अच्छी लगी कि मैंने समास शुरू कर दिया। आपको जिस टॉपिक पे पढ़वाना है ना, आप उससे संबंधित प्यारी से टिप्पणी कर दीजिए कि किस टॉपिक पे। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं कहानी पे वीडियो बनाऊँ। किस पे? कहानी पे या फिर उपन्यास पे। आप किस पे वीडियो चाहते हो? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बता दो। जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अपने हिसाब से पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं आपके हिसाब से पढ़ाता हूँ। क्योंकि कंपटीशन को क्रैक कौन करेगा? मैं थोड़ी करूँगा, वो तो आप करोगे। मैं तो जो कराना था करके बैठ गया हूँ। आपको करना है ना, तो आप अपने हिसाब से बताओ क्या। क्योंकि भाई यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। तो आपका पूर्ण अधिकार है। अपने अधिकार के साथ इस नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हो और जो कहोगे उसी के आधार पर हम यहाँ पे पढ़ा देंगे और आपको पढ़ा देंगे, आपको आगे बढ़ा देंगे। ये हमारा धर्म भी है, हमारा कर्म भी है। फिर मिलते हैं एक शानदार और सारगर्भित वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारी से टिप्पणी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और गुरु दक्षिणा के रूप में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।